जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। पीछे तकरीबन आज से कुछ 3-4 दिन पहले हम लोग गए थे जेके डेयरी फार्म रहीम यार ख़ान में एनिमल सिलेक्शन के लिए। तो आज मैं बात करूँगा कि हम ये जो एनिमल सिलेक्शन करते हैं ये हम आखिर कर क्या रहे होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम नोट करते हैं। वो लोग जो हमारे से बहुत दूर हैं, जिनको हम अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते या जिनके पास टेक्निकल गाइडेंस मौजूद नहीं है, अगर वो भी सिलेक्शन अपने जानवरों की करना चाहते हैं तो उसमें क्या तरीक़ेकार होगा, कौन कौन सी चीज़ें देखी जाएंगी, वो भी आपसे हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि जेके डेयरी फार्म से जो जानवर हमने परचेज़ किए वो हमने परचेज़ किए हैं जी सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट हैं। टोटल हमने वहाँ से 16 जो हैं फ़ीमेल्स परचेज़ की हैं। इन 16 में से 14 जानवर सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट हैं और 2 जानवर जो है नॉर्मल सीमन से प्रेग्नेंट हैं। इनकी जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है ये 3 माह भी है, 4 माह भी है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है। अच्छा, सेकेंडली एक हमने वहाँ से मेल ख़रीदा है। अच्छा, जो तो इनकी रेट लिस्ट है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये 1 जुलाई से इनके रेट बढ़ जाने हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, नंबर 1। नंबर 2, जो फीमेल की अभी की रेट लिस्ट है वो मैं वीडियो के एंड पे आपसे शेयर कर दूंगा। और सेकेंडली जो मेल्स हैं, कई सारे लोगों को ब्रीडिंग के काबिल मेल चाहिए होते हैं, तो एक मैंने यहाँ से ब्रीडिंग का मेल भी लिया है और उस मेल का जो रिकॉर्ड है उसकी मदर का पहले सूए का वो 13,380 लीटर दूध है जी। 305 दिन का तकरीबन 43.8 लीटर दूध की एवरेज है। अब ये लोग, आपको सेकंड बताता हूँ कि ये मेल का रेट इनका क्या है। 1,80,000 रुपया रेट है जी मेल का, जिसकी साल उम्र है। उसके बाद हर एक महीना बढ़ने पे 10,000 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। अब जो मेल मैंने ख़रीदा है वो 18 महीने का है और उसकी कीमत बन गई 2,40,000। ठीक है जी। अच्छा, अब ये यहाँ से ख़रीदने का जो हमारा मेन मकसद है, जो फार्मर हैं वो यहाँ से क्यों ख़रीद रहे हैं, उसकी एक मेजर वजह ये है कि फार्मर चूँकि पिछले साल भी जानवर लेके आए थे और पिछले साल जो जानवर आए वो मार्च के महीने तक उनकी काविंग चलती रही और जैसे ही ब्रीडिंग का टाइम आया तो शदीद गर्मी में जानवर दाखिल हो चुके थे। तो वो उनकी कोशिश ये थी, वो चाह ये रहे थे कि कोई ऐसा तरीक़ेकार हो कि हमारे पास नवंबर दिसंबर में जानवर बच्चा दे लें और उनके बाद तकरीबन अप्रैल से पहले पहले वो कोशिश करके ज़्यादातर जानवरों को प्रेग्नेंट कर लें। तो ये जो जानवर ख़रीदे गए हैं ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और एक गाय जो है वो दिसंबर में पास्चुरेट करेगी। तो इनके पास अच्छा खासा टाइम होगा कि ये अपने जानवरों को आगे प्रेग्नेंट कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि जो चीज़ हम सिलेक्शन में देख रहे होते हैं ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखें, डब्बे रंग की गायें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। आपको इवन के अक्सर आप देखेंगे यूट्यूब पे ऐड लगी होती है कि सरगोदा में 4.5 लाख का, 5 लाख का वलैती जानवर मिल रहा है। अब है वो भी डब्बे रंग का है। या बहुत सारे फार्म जो जानवर सेल करते हैं कलर में, रंग में, देखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जेनेटिक्स जो है, जो उस जानवर की नस्ल है वो डिपेंड कर रही होती है उस फार्म पे जो उसकी जेनेटिक्स पे काम कर रहा है। अब जेके पे चूँकि एक पूरी टीम है प्रोफेशनल्स की, वो लोग सीमन पे अपना इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो उनकी जो नस्ल है वो परफॉर्म करती है। इसी तरह से फायर वो भी कभी कभार जानवर सेल करते हैं, उनकी नस्ल भी परफॉर्म करती है। इसी तरह आपके कॉर्पोरेट्स डेयरी में चले जाएँ, नशात है, इंटरलूप है, उमर डेयरीज़ हैं, तो इनकी जो ब्रीड हैं वो डेफिनेटली परफॉर्म करती हैं। जब हम सिलेक्शन करने जा रहे होते हैं जो चीज़ें हम नोट करते हैं वो हम ये देखते हैं जानवर की फिनोटिपिक अपीयरेंस। फिनोटिपिक अपीयरेंस ये होता है कि जानवर देखने में कैसा लग रहा है और उसके देखने में जो चीज़ें हमें आगे हेल्पफुल साबित हो सकती हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं जी कि ऐसा जानवर हमने ख़रीदना है, ऐसी जानवर को ख़रीदना है कि जो डेयरी फार्म स्टाफ हो, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं रफ़ एंड टफ इन्वायरमेंट में रहना जानता हो, या किसको पंजाबी में कह सकते हैं कि ज़रा क्या कहूँगा मैं इसको, कि चिड़ा जानवर होना चाहिए। चिड़ा जो सर्दी, गर्मी और मुश्किल हालात को अच्छे अंदाज से बर्दाश्त कर ले। सेंसिटिव जानवर नहीं होना चाहिए। तो वो जैसे ही आप हर्ड में जाते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इन जानवरों को तलाश कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम पंजाबी हम ये कहा करते रहे फार्म पे किसी ज़माने में कि जब हम मंडियों से जानवर लेके आते हैं तो ऐसा जानवर लेके आते हैं जो डेयरी फार्म की, पंजाबी में कहते हैं डेयरी फार्म की सट बर्दाश्त कर सके। ठीक है जी। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं ऐसा जानवर लिया जाए जिसका फुट एंड लेग कॉम्पोजिट अच्छा हो, क्योंकि फुट एंड लेग कॉम्पोजिट अच्छा होगा। ये ऐसे जानवर होंगे जिनको लेमनेस के आने के चांसेस थोड़े हैं।
ऐसा जानवर जो कुब्बा है, जिसके ऊपर से कोब निकला हुआ है, जिसका फुट एंगल ठीक नहीं है, जिसकी लेग्स का पोस्चर ठीक नहीं है, जो अभी से चलने में दिक्कत का सामना जिसको हो रहा है, या जिसके पीछे वेट बेयरिंग प्रॉपर नहीं है, फुट एंगल ठीक नहीं है, ये जानवर आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स देगा और इसमें लेबनेस के बाकी मसाइल आपको देखने में आ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि ऐसा जानवर देखा जाए जो हमें नज़र आता हो कि ये रफ एंड टफ है और आगे जाके जल्दी लेमनेस का शिकार नहीं होगा। हमने जानवरों को पक्के पैड़े पर रखना होता है, बंकर्स में वो अपने आराम के लिए जाते हैं, बाकी सारा का सारा शेड जो है आपको पता ही है, जानवर जो है सीमेंटेड फ्लोर पे रहते हैं। तो जानवर मजबूत होना चाहिए और लेमनेस से जो है वो रेजिस्टेंट होना चाहिए। सेकेंडली हम ऐसा जानवर देखते हैं जो हमें देखने में लगता है कि ये ज़्यादा सूए करने वाला जानवर है, जिसको हम कहते हैं लॉन्जेविटी। ये भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। अभी आप पूछेंगे कि कैसे अंदाज़ा होता है, किस तरह आपको हिसाब किताब का पता लगता है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि मैंने एक गोरे से सवाल किया था, उसको मैंने पूछा था कि ये बताएं कि आप जानवर की सिलेक्शन कैसे करते हैं, आप मुझे कोई टिप दें। तो उन्होंने मुझे एक टिप दिया था। वो कहते थे कि डॉक्टर साहब, जब भी आपने जानवर सेलेक्ट करना है तो आपने देखना है कि आपके पास जो अच्छे दूध करने वाले जानवर हैं उनसे मिलता जुलता जानवर कौन सा है। तो अक्सर औकात जब हम एनिमल की सिलेक्शन करने जा रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो अच्छा दूध करने वाले जानवर मौजूद हैं उनकी फ़ोटो कापियाँ कौन सी हैं वही हम निकाल रहे होते हैं। अब ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास कुछ जानवर होंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, आपने जानवरों के साथ काम किया होगा। अब चूँकि हम जानवरों के साथ रहते हैं, हमें जानवर की शक्ल दे के, उसकी हैयत दे के, स्ट्रेचर दे के, फुट एंड लेग कॉम्पोजिट दे के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस जानवर ने एक्सपेक्टेड सूए कितने देने हैं, ये लंबा चलने वाला है या ये लंबा चलने वाला नहीं है। अगला जी, हैवाने के हवाले से इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। हम जब सिलेक्शन करते हैं तो कई दफ़ा जानवर बहुत खूबसूरत होता है, उसका रिप्स का डिस्टेंस परफेक्ट होता है, उसकी बॉडी डेप्थ परफेक्ट होती है, उसका लेग्स का डिस्टेंस, लेग्स का पोस्चर, हर चीज़ परफेक्ट होती है, थर्ड विड्थ, ईच एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन जब इसका नीचे हैवाना देखते हैं तो वो पेंजुलस की तरफ जा रहा होता है। पेंजुलस कहते हैं, आपने कई दफ़ा डेयरी फार्म्स पे जानवर देखे होंगे, उनके ये बड़े बड़े हैवाने होते हैं और वो नीचे तक लटके हुए होते हैं। तो ऐसे जानवर जो हैं इनको फार्म्स पे प्रॉब्लम्स रहती हैं, इनको मेस्टाइटिस के इश्यूज़ भी रहते हैं। जब ये बच्चा जाने के नज़दीक आती हैं तो इनको आर्डरेटीमा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह हम ऐसा जानवर देखते हैं कि जिसका हैवाना जो है वो टक्ड अप हो। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, 3 महीने की बच्ची जो प्रेग्नेंट है, आप उसको देख के कैसे आपको पता लगेगा भाई इसका हैवाना टक्ड अप होगा या ये पेंडुलस कर जाएगी। तो बात फिर वही ख़त्म होती है कि जब आपके पास अपनी घर पे ज़ाती हिफर्ज होंगी, आपने उनको ऑब्ज़र्व करना है। जब वो 3 से 4 माह की प्रेग्नेंट हो जाती हैं, आपने सिर्फ उनको खड़ा करके पीछे से उनके जो टीट्स हैं, जो उनके थनों की प्लेसमेंट है और जो उनके हैवाने का पोस्चर है, वो आपने देख लेना है। आप सिर्फ 2 साल ये काम करें, उसके बाद आपकी भी ऑब्जर्वेशन बन जाएगी कि ये वाला जो जानवर है ये अपने हैवाने को लटका जाएगा और ये वाला जानवर जो है ये अपने हैवाने को नहीं लटकाएगा। इसका हैवाना टक्ड अप होगा, गोटे से ऊपर होगा, इसके थनों की लेंथ भी ठीक होगी, इसके थनों का फासला भी ठीक होगा और ये पीछे भी चड्डा बनाएगा और ये आगे भी हैवाना लेके जाएगा बॉडी के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सपीरियंस के साथ जो हैं आप सीखते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर मैंने देखा है कि जब सिलेक्शन के लिए लोग जाते हैं तो वो फार्म के बड़े बड़े जानवर उठा के ले आते हैं। अब मेरे एक दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं जी, और उनका ताल्लुक़ पंजाब के किसी शहर से है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं बच्चियाँ लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनको प्रेग्नेंट करके मैं आगे उनको सेल करूँगा, ये मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। उन्होंने पहले एक लॉट जो है हमसे हमें बताया बगैर ख़रीद ली। जब मैंने पूछा ना उनसे कि वो कहते जी मैंने तकरीबन को 10 या 12 जानवर ख़रीद लिए हैं, तो मैंने पूछा कैसे ख़रीदे हैं। वो कहते हैं माशाल्लाह जी बड़े लंबे लंबे कादन है, 7-7 फुट दिया ने जनाब, क्या बात है, ये तो वो हला 500 किलो की बच्चियाँ ली हैं मैंने। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपने मुझे लगता है कि गलती की है, ये जो बच्चियाँ आप लेकर आए हैं ये रिपीटर्स हैं, मतलब ये इनको बार बार टीके रखेंगे, ये ठहर नहीं रही, तो अब आप इनको ले आए हैं। बहरहाल आप कोशिश करें, अल्लाह आपके लिए आसानी वाला मामला फरमाएँ। कुछ ही अर्से पहले उनका फ़ोन आया और वो कह रहे हैं कि बताएं जी मैं थक गई हूँ, क्या किया जाए। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ की थी कि ये जो जानवर आप लेकर आए हैं ये रिपीटर हैं और आप बेहतर है कि इन जानवरों को आप कुर्बानी पे इनको निकाल दें, कुछ आपको बेहतर रेट मिल जाएगा। तो बहुत बड़े कद वाले जानवर ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे हों। मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश क्या है, अगर मैं डेयरी फार्म बनाना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मुझे मीडियम स्टेचर का जानवर मिले, दरमियाने कद काट का हो,
जो अच्छा दूध देने वाला हो। एक जानवर देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक जानवर है जी, उसका बॉडी वेट है 600 किलो, दूध वो देता है 40 किलो। एक जानवर है उसका बॉडी वेट है 750 किलो, दूध वो भी 40 किलो दे रहा है। अब ये 600 किलो वाले की खुराक की रिक्वायरमेंट और है, इस 750 वाले की रिक्वायरमेंट और है, दूध दोनों 40 किलो दे रहे हैं। अब मुझे बताएं कि 600 वाला बेहतर है या 750 वाला बेहतर है? डेफिनेटली आप कहेंगे 600 वाले को खुराक थोड़ी देनी पड़ती है, आप 600 वाले पे जाएं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जानवर ऐसा लें जो खुराक कम खाए, प्रोड्यूस ज़्यादा करे। अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, बड़े बड़े जानवरों के इतने बड़े बड़े पेट भरने बहुत मुश्किल काम है। और ये बड़ी गायें जब बैठ जाती है ना भाईजान, फिर उनको उठाना भी बड़ा मसला है। ये डाउनर बहुत जल्दी हो जाती हैं। डाउनर कहते हैं ऐसा जानवर जो बैठ जाए किसी भी वजह से, हवा में खड़ा ना हो, इनको खड़ा करना मुश्किल हो जाता है, इनको लेमनेस के प्रॉब्लम भी ज़्यादा आते हैं। तो जानवर मीडियम स्टेचर का अच्छा जानवर लें जो अच्छा परफॉर्म करता हो, अच्छा दूध करने वाला हो। अच्छा, अगली चीज़ हम देखते हैं हीट टॉलरेंस। हीट टॉलरेंस में देखें, मैं बताता हूँ जी, मैंने तकरीबन जेके फार्म पे हम पहुँचे हैं जी शाम को 5 बजे तकरीबन, या 5:30 से 5:30 के बीच में पहुँच गए हैं। अब वहाँ पे ना जी गर्मी बहुत शदीद है, फैसलाबाद के मुकाबले में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिजली बंद है, लेकिन आप देख रहे हैं मैं तकरीबन कंफर्टेबली बैठा हूँ, कोई इतना ख़ास पसीना मुझे नहीं आ रहा और अल्लाह का शुक्र है। और फुल इस वक्त गर्मी का टाइम है, 3:30 बजे का टाइम है। वहाँ पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता रहीमिया खान में आप ऐसे बैठे और आपको पसीना ना आए। और वहाँ पे ह्यूमिडिटी है वो भी बढ़ गई है। शदीद गर्मी के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे जानवर जो हैं वो पेंटिंग नहीं कर रहे थे। ठीक है जी, यो ऐसे जानवर जो कि तमाम हर्ड में मौजूद रह गए, इतने सारे जानवरों में मौजूद रह गए जिनकी बॉडी कंडीशन स्कोर भी अच्छा है, सेहत भी ठीक है और साथ ही साथ वो एक्टिव भी हैं, भाग दौड़ भी रहे हैं और वो बाहर धूप में भी फिर रहे हैं, लेकिन उनका रेस्पिरेशन तेज़ नहीं है, वो ऐसे नहीं कर रहे। ऐसा जानवर जो है ये आपके लिए फ़ायदा मंद है। अब आप यकीन करें, हीट टॉलरेंस का ट्रेट है जी। अब अमेरिकन के बारे में कहा जाता है कि ये गर्मी बहुत करती हैं। मैंने ऐसी अमेरिकन भी देखी हैं जो कम करती हैं और ऐसी भी देखी हैं जो बहुत ज़्यादा करती हैं। तो सिलेक्शन करते हुए ख्याल रखना है कि हमने देखना है कि ऐसा जानवर सेलेक्ट कर लें जो, अब देखें जब हम सिलेक्शन के लिए जानवरों के बीच में जाते हैं ना, तकरीबन मुझे 2.5 घंटे लगे सिलेक्शन करने के लिए। अब 2.5 घंटे जानवर जो थे वो शेड में कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है मैं एक नया बंदा हूँ, तो जब मैं उनके पास आता हूँ तो वो रास्ता छोड़ देते हैं, आगे भाग जाते हैं। तो 2.5 घंटे वो भागती रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी रेस्पिरेशन तेज़ नहीं हुई और वो कंफर्टेबल थी। इसका मतलब ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जानवर निस्बतन आगे जाके गर्मी का प्रॉब्लम कम करेंगे। और सबसे एंड पे जी एज ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर कई सारे जानवरों के कानों पे टैग लगे हुए थे और साथ में उनकी एज ग्रुप लिखी हुई थी। वो जानवर जो हमारे पास 30 महीने का था और वो 4 से 6 माह का प्रेग्नेंट था, हमने वो रिजेक्ट कर दिया, चाहे इवन दो कि वो सोने का ही क्यों ना बना हो। आप हैरान होंगे सुन के। हमारी कोशिश थी कि जानवर हमें वो मिले जो 18-19 माह का हो मैक्सिमम और जो प्रेग्नेंट हो 4 से 6 माह का। हमने जो सिलेक्शन की है उसमें जो एज ग्रुप्स हैं जानवरों के वो तकरीबन 16 माह से लेकर 24 माह तक हैं जो मैंने सिलेक्शन की है। जो 24 माह वाली गायें हैं वो 26 माह में पार्चुरेट कर जाएंगी। आप ये कह सकते हैं कि जो जानवर परचेज़ किए गए हैं वो जब 22 माह की उनकी उम्र हो जाएगी, 22 माह से लेकर 26 माह तक वो पहला बच्चा दे देंगी। अब इसमें लेसन क्या है? इसमें लेसन ये है कि ये वो जानवर हैं जिनका फर्टिलिटी अच्छा है, जो जल्दी कंसीव हो गए हैं। अच्छा, एक और बताता हूँ आपको गौर की बात। जब आपको पता लगता है ना कि ये एक जानवर है, ये सेक्स सीमन का प्रेग्नेंट है, तो समझ लें कि इसकी फर्टिलिटी अच्छी है। क्योंकि बड़े डेयरी फार्म्स पे बच्चियों को जब सेक्स सीमन लगाया जाता है तो पहले 2 या 3 अटैम्प्ट्स की जाती हैं और उसके बाद उनको नॉर्मल सीमन लगा दिया जाता है। तो जब आप किसी बच्ची को नॉर्मल सीमन के साथ प्रेग्नेंट देखें किसी बड़े डेयरी फार्म पे, तो आप गैस कर सकते हैं कि ये जानवर को पहले 2 या 3 शॉट जो हैं सेक्स सीमन के दिए जा चुके हैं और ये नहीं ठहरा। लेकिन जब आप सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट जानवर लेते हैं तो उसमें तकरीबन 90% चांसेस होते हैं कि ये पहले या दूसरे सीमन पे प्रेग्नेंट हो गया और इसकी फर्टिलिटी अच्छी है और आगे जब बच्चा दे लेगी तो आपको आगे भी इसकी फर्टिलिटी अच्छी मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। कोशिश करें, देखिए जी मैं आपको बताता हूँ कि हम जब सिलेक्शन करते हैं तो हम 10,000 एक एनिमल का चार्ज करते हैं सिलेक्शन का। ठीक है, अब एनिमल की जो प्राइस है सर वो आप देख लें कि ये 16 जानवर जो इन्होंने लिए हैं ये बने हैं सर 97,75,000 के आज की कीमत पे। और हो सकता है कि जब ये कीमत बढ़ जानी है इनकी 1 जुलाई को, तो हमारी इतला है कि 60,000 या 50,000 बढ़ाएंगे। अगर 50,000 भी बढ़ा दें तो तकरीबन 8 लाख और बढ़ गई तो ये 1 करोड़ 3-4 लाख के जानवर हो जाएंगे तकरीबन।
अच्छा, अब एक बंदा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1 करोड़ की, ठीक है जी, उस पे अगर आपको 10,000 फ़ी एनिमल आपको देना पड़ जाए सिलेक्शन के लिए, तो ये बनता है 1,60,000 1 करोड़ के पीछे 1.6% बनता है। तो आपको जब भी जानवर लेने हों, मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे लें, मैं बिल्कुल कतई तौर पे नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने साथ कोई टेक्निकल बंदा लेके जाएं जिसको आप समझते हो कि ये इस फील्ड को जानता है, इस काम को समझता है, उसको अपने साथ लेके जाएं, उसको पे करें। देखें, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1.6% खर्च करके आप उसको सिक्योर कर सकते हैं, एक बेहतर एनिमल ख़रीद सकते हैं, तो ये कोई बड़ा महंगाई का या कोई गलत सौदा नहीं है। लोग जानवर ले आते हैं, बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसको सिक्योर लाजमी करें, जिसका काम है उसको करने दें। आपके इलाके के जो अच्छे डॉक्टर हैं उनके साथ एक तो आपका एक रिलेशन होना चाहिए, आपके इलाके के जो डॉक्टर हैं उनके साथ आपका एक बॉन्ड, एक ताल्लुक़ होना चाहिए, ठीक है जी। उनके साथ बैठा करें, उनको चाय के कप पे बुला लिया करें, उनकी कभी दावत कर लिया करें, उनके साथ बैठ के गपशप लगा लिया करें, उनको इज़्ज़त दें और फैमिली के मेंबर के तौर पे उनको लेके चलें। और उन डॉक्टर साहब को भी पता होगा कि ये भी हमारे फैमिली के मेंबर ही हैं। जो मेरे फार्मर्स हैं वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो ऐसे ही हैं जैसे कोई जो मेरी उम्र के हैं वो मेरे भाई हैं, जो हमसे बड़े हैं वो मेरे बुज़ुर्गों की जगह पे हैं। हम तो उनके साथ मामला ऐसे ही चलाते हैं, हम उनको फैमिली मेम्बर ही समझते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट जो है आपने करनी है तो उसको सिक्योर करना है, तो और पहले करना है। बाद में अगर मिसाल के तौर पे 16 में से अगर 2 जनवरी कंडम निकल आए, ठीक है जी, तो देख लें तकरीबन ये कुछ 14 लाख रुपया बनता है। तो ये 14 लाख रुपये अगर नुकसान करवाने से बेहतर नहीं कि आप किसी को 1,60,000 दे दें। सोचने की बात है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।